Morning everyone. Myself Humaina Anju. I am here to deliver a seminar on pressure group. दबाव समूह। दबाव समूह शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। दबाव समूह लोगों का समूह होता है जो सक्रिय रूप से संगठित होते हैं। दबाव समूह अपने हितों को बढ़ावा देते हैं तथा उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। दबाव समूह लोकतंत्र के अभिन्न अंग है। राजनीतिक दलों के विकास के साथ साथ दबाव समूह का भी विकास हुआ। दबाव समूह सरकार पर दबाव डालकर लोकनीति को बदलने की कोशिश है। दबाव समूह सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का कार्य करते हैं। दबाव समूह को हित समूह या हितार्थ समूह भी कहते हैं। दबाव समूह राजनीतिक नहीं होते हैं। ये तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार पर दबाव डालते हैं और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार पर दबाव डालकर सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, जैसे कि पत्राचार, सभाएं करना, धरना, अनुरोध करना, अपने विधायकों के संबंधों को बनाकर रखना इत्यादि। दबाव समूह की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने इस प्रकार दी है। ओडेगार्ड के शब्दों में दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन होता है जो अपने समान उद्देश्य, लक्ष्य तथा स्वार्थ का निर्धारण करते हैं। इसी क्रम में माइलर मिनर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि दबाव समूह या हित समूह का तात्पर्य ऐसे गुटों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, क्रियान्वयन, नीति निर्धारण को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि हित समूह, हितार्थ या दबाव समूह का तात्पर्य ऐसे समूहों से होता है जो अपने हितों एवं अपने हित की रक्षा के लिए विधायकों, सरकार एवं प्रशासनिक अधिकारियों को प्रभावित करते हैं। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टैंड माई टॉपिक। टू ऑल ऑफ यू, मेरा नाम खुशी पांडे है। मैं BA द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का मेरा टॉपिक है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। जैसा कि हम सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हम जब आज़ाद होते हैं, उसके बाद राष्ट्र निर्माण के लिए हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आती हैं, लेकिन प्रमुख 3 चुनौतियाँ जो हम जैसा देख सकते हैं, एकजुटता, लोकतंत्र की स्थापना, आर्थिक व्यवस्था में सुधार। पहला, एकजुटता। जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तब कहीं ना कहीं कि भारत में काफ़ी रियासतें अपने आप को अलग सा एक देश बनाना चाहती थी और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कुल 562 रियासतों का विलय किया था। उसमें कि जैसे जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ऐसे कई ढेर सारी जो रियासतें थी उनका विलय किया गया था। और एक और चुनौती थी लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना जगाना, ताकि वो दोबारा कभी एक अलग देश की मांग करना स्टार्ट कर दें। फर्स्ट पॉइंट ये होता है। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है लोकतंत्र की स्थापना। जब देश आज़ाद होता है तब कोई एक सिस्टम नहीं था कि उस सिस्टम के थ्रू हमारा पूरा भारत चल सके। ना ही कोई प्रधानमंत्री की व्यवस्था, ना ही राष्ट्रपति की व्यवस्था, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं थी। उस सिस्टम को लाना, उस सिस्टम को पूरे भारत में फैलाना, उसको पूरा सिस्टम से पूरा देश चलाना, मेन चीज़ ये थी। और जब लोकतंत्र जैसे हम लोग शासन प्रणाली को लाते हैं 26 जनवरी 1950 को, जैसा कि पता है सेकेंड पॉइंट है लोकतंत्र की स्थापना। इसमें 26 जनवरी 1950 को हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा तरीके से तैयार करके उसे भारत में लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू करते हैं। फिर हमारे भारत में एक लोकतंत्र की स्थापना होती है। थर्ड पॉइंट है आर्थिक व्यवस्था में सुधार। जैसा कि हम सभी को पता है कि जब भारत गुलाम था तब उसकी आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी थी और उसमें सुधार लाने के लिए हमने पहले एकजुटता लाई है, फिर लोकतंत्र की स्थापना की है। अब हम विकास करेंगे और भारत में जो है गरीबी हटाएंगे, अराजकता को हटाएंगे और भारत को एक अच्छी जो है सिस्टम में लाकर उसका विकास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। मैं कौशली पांडे द्वितीय वर्ष की छात्रा हूँ। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 246 में सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत भारत में जो शक्तियाँ हैं वो जो है राज्य और केंद्र के मध्य विभाजित की गई है। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, भारत की जो शक्तियाँ हैं संघ और राज्य के मध्य 3 सूचियों के अंतर्गत विभाजित की गई है। संघ सूची, राज्य सूची, शपथ सूची। संघ सूची के अंतर्गत वो विषय आते हैं जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकता है। केंद्र सरकार विभिन्न विषयों पर कानून बना सकता है। पहले उनकी संख्या 97 थी, किंतु वर्तमान में इनकी संख्या 98 है। इनमें सशस्त्र सेना, रक्षा आदि विषय सम्मिलित है। दूसरा, राज्य सूची। राज्य सूची में वर्तमान में
शिक्षक आदि आदि विषय सभी। तीसरा हमारा है संगठन सूची। संगठन सूची के अंतर्गत संघ मतलब केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यदि केवल कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। इसमें पहले 47% है, लेकिन वर्तमान में इसमें 52% है। शिक्षा मुख्य रूप से संगठन सूची में रखा गया है। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट सूचियाँ हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। जो विषय इसके अंतर्गत नहीं आते वो अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आते हैं और उसमें केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है। 42वां संविधान संशोधन सूचियों की संख्या में परिवर्तन करता है। 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे जो 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और संगठन सूची, उनके विषयों में परिवर्तन किया गया है। संघ सूची में 57 से 98 विषय कर दिए गए हैं, राज्य सूची में 66 से 59 विषय कर दिए और संगठन सूची में 47 से 52 विषय कर दिए। धन्यवाद। जैसे कि मैं आज आप सबके सामने दबाव समूह के बारे में बताऊंगी। देखिए, दबाव समूह शब्द इसका उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। दबाव समूह होता क्या है? जैसा कि प्रत्येक समाज में प्रत्येक व्यक्तियों के भिन्न भिन्न हित और इच्छाएं होती हैं, उनमें से कुछ लोगों की हित और इच्छाएं समान होती हैं। वे समान हित वाले अपना एक ग्रुप आपस में एक समूह बना लेते हैं और अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए वे लगातार अभिवृद्धि या रक्षा के लिए प्रयत्न करते रहते हैं और कुछ समय पश्चात जब उसको पूर्ण करने के लिए शासन पर दबाव डालते हैं तो यह दबाव की स्थिति ही दबाव समूह कहलाती है। इसी क्रम में हम एक परिभाषा देना चाहेंगे जो है फ्रांसिस कैसिक्स की। उन्होंने कहा है दबाव समूह एक ऐच्छिक समूह होता है। इसमें राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए ये शासकीय या गैर शासकीय तरीकों का भी उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि इसका वर्गीकरण है डॉक्टर नागोपाल के द्वारा, इन्होंने विभिन्न वर्गों में इसको वर्गीकृत किया है, जैसा कि हो गया राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, इसी तरह से बहुत सारे। और हम जिससे कि दबाव समूह को करने के साधन बताएंगे, तो जैसे कि इसको किया कैसे जाता है, उनमें बहुत सारे इस प्रकार हैं। जैसे प्रचार प्रसार, इसमें प्रचार प्रसार जो है सबसे पहला और आसान तरीका होता है। इसमें समाचार पत्र के द्वारा इत्यादि तरीकों से प्रचार प्रसार करके अपने हित को मनवाने का प्रयास करते हैं। दूसरा हो गया शांतिमय आंदोलन। जैसा कि जब व्यक्तियों की संख्या अधिक होती है तो वे आपस में मिलकर एक आंदोलन करते हैं जो कि शांतिमय तरीके से, जब वो पूरा नहीं होता है तो वे घेराव, हड़ताल इत्यादि तरीकों से अपने हित को मनवाते हैं। इसी क्रम में हम आगे चलेंगे तो हिंसा या तोड़फोड़, जब अपने हित को मनवाने के लिए व्यक्ति प्रयास करते हैं और वो होता नहीं है तो वे तोड़फोड़ या आतंक का सहारा लेते हैं। ऐसा होना तानाशाही में तो नॉर्मल है, लेकिन अपने आप प्रजातंत्र में भी इस तरीके को अपनाया जाता है। और आगे हो गया जैसे अनैतिक में जैसे कि बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं, जाहिर सी बात है उनके पास तो बहुत अधिक समय होता नहीं है, वे रिश्वत या घूस देकर उससे अपने हित। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है लोकतंत्रीकरण। लोकतंत्रीकरण विकास की वह प्रक्रिया है लोकतंत्रीकरण लोकतंत्र से मिलकर बना है। लोकतंत्रीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें सामाजिक आर्थिक आदि का विकास होता है। लोकतंत्रीकरण विकास की प्रक्रिया होती है। इसमें मनुष्य धर्म, संप्रदाय, विश्वबंधुता आदि मार्ग को अपनाता है। भारत में 1947 के पश्चात लोकतंत्रीकरण विकास की प्रक्रिया अधिक गति तीव्र से ही परिवर्तित हुई है। लोकतंत्रीकरण के सिद्धांत निम्नलिखित हैं, जैसे समानता, स्वतंत्रता, सत्ता का विकेंद्रीकरण आदि हैं। और लोकतंत्रीकरण को भारत में सफल बनाने के लिए निम्नलिखित शर्तों का होना आवश्यक है, जैसे शिक्षा का उचित व्यवस्था एवं थैंक यू। पंचायती राज व्यवस्था, हम आपको बताएंगे पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है जिसके तहत जो है केंद्र सरकार द्वारा शक्तियों को निचले स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर व्यक्तियों को दिया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य होता है कि गाँव को सक्षम बनाना, मजबूत बनाना, जैसे कि शिक्षा द्वारा और ये
स्वच्छता आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसके द्वारा हम गाँव को जो है मजबूत बना सकते हैं। तो इस पंचायती राज व्यवस्था को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1992 द्वारा जो है इसको जोड़ा गया संविधान में। और बलवंत राय मेहता समिति, इसने जो है पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो है त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके स्तर पर ग्रामीण स्तर के विकास के लिए ग्राम पंचायत और ब्लॉक या खंड स्तर के विकास के लिए पंचायत समिति और जिला स्तर के विकास के लिए जिला पंचायत। ये जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 में गठित की गई और इसके बाद अशोक मेहता समिति है, इसका गठन 1977 ईस्वी में हुआ और इसने पंचायती राज व्यवस्था की द्विस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। और इसके बाद पी.वी. राव समिति की बात करते हैं तो ये पी.वी. राव समिति जो है इसने 4 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, 4 स्तरीय। और इसके बाद सिंघवी समिति और पूंगल समिति है। पंचायती राज व्यवस्था को पहले संविधान में स्थान नहीं दिया गया था, तो इसलिए जो है राज्य में इसको बहुत सारे राज्य जो है बाध्य नहीं थे इसको लागू करने के लिए, तो इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था को सभी राज्य लागू नहीं किए थे। पंचायती राज व्यवस्था के विकास के लिए सिंघवी समिति ने जो है सिफारिश की इसको 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा इसको इसका संविधान में इसको स्थान दिया गया। पंचायती राज व्यवस्था को संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 का से 8 तक 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 11वीं अनुसूची में इसको संविधान में दर्जा प्रदान हुआ और सिंघवी समिति की सिफारिश पर जो है राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1900 राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू की गई और ये जो है प्रथम राज्य था इसमें राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। इसके 9 दिन बाद 11 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज मुस्कान गुप्ता। मेरा आज का टॉपिक है बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश और इसके उद्देश्य। सामुदायिक विकास कार्यक्रम पर पर्याप्त धनराशि व्यय हो चुकने के बाद इसकी जांच के लिए सन 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ। सन 1957 में अपनी रिपोर्ट में समिति ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम में जो मूल्य कमी बताई, जनता का इसमें कोई भागीदारी प्राप्त नहीं है, जब तक स्थानीय नेताओं को अधिकार और जिम्मेदारी नहीं सौंपा जाएगा, संविधान के नीति निर्देशक तत्व का राजनीतिक और विकास संबंधित लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए विकेंद्रीकरण और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण व्यवस्था को सफल बनाने के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है, जो इस प्रकार है: ग्राम पंचायत समिति, जिला परिषद। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था की श्री गणेश निम्नलिखित उद्देश्यों से किया, जो इस प्रकार हैं: गांव के लोगों को शासन का उत्तरदायित्व खुद संभालना होगा। यह आवश्यक है कि गांव के लोग निवासी कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिंचाई,
पशुपालन, बाजार हाट आदि विकास की क्रिया में सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर राज्य सरकार के माध्यम से अपनी योग्यता के अनुसार Good morning all of you. My name is Janvi Singh. My topic is राष्ट्रीय भारतीय आंदोलन के उदय के कारण। 16वीं शताब्दी में भारत अपने गौरव के चरम बिंदु पर था। इसी की चकाचौंध से प्रभावित होकर अंग्रेज भारत आए और उन्होंने भारतीय सर्वप्रथम अंग्रेज व्यापारियों के रूप में भारत आए और उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। उस समय सिराजुद्दीन दौला बंगाल का शासक था। बंगाल में सिराजुद्दीन दौला को हराकर अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। इसके बाद उन्होंने सभी देशी छोटी रियासतों को अपने अधीन कर लिया और उन पर आर्थिक रूप से शोषण करने लगा। अंग्रेजों ने राजनीतिक, आर्थिक, यहाँ तक कि सामाजिक और धार्मिक रूप से भारतीयों का शोषण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीयों ने अंग्रेजों के प्रति घृणा और विद्रोह की भावना आ गई और 19वीं शताब्दी को राष्ट्रीय आंदोलन का काल कहा जाता है। इसी समय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना हुई और 1885 में राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस का जन्म हुआ। सन 1875 का स्वतंत्रता संग्राम, सन 1875 का स्वतंत्रता 57 का स्वतंत्रता संग्राम। यह स्वतंत्रता संग्राम सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था और इसी के मत में एडवर्ड थॉमसन ने कहा है कि भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई और यही भावना आते आते अंग्रेजों के प्रति भारतीयों में विद्रोह का विचार आते ही अंग्रेजों के प्रति घृणा आ गई। उस समय जिस देश में संस्कृति की महानता हो, जिस देश में राम जैसे आदर्श पुरुष और चक्रवर्ती, अशोक सम्राट और चाणक्य जैसे राजनीतिकार रहे हों, उस देश में अंग्रेज राष्ट्रीय भावना को समाप्त नहीं कर सकते थे। राजनीतिक एकता की स्थापना। ब्रिटिश शासन के पूर्व भारत में राजनीतिक एकता का अभाव था, किंतु ब्रिटिश शासन ने भारतीय एकता को कई इकाइयों में एकत्रित जिसके संबंध में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था ब्रिटिश की राजनीतिक एकता एक समान आधीनता की एकता है, पर इसने एक सामान्य राष्ट्रीयता को जन्म दिया है। एंड टुडे टॉपिक वाज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाया गया है। इसमें 6 पार्ट्स हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, सही शोषण एंड विकास, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेंस, जो कि 6 हैं। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इनको बनाया गया है। राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 to 18 आता है, जिसमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ये आर्टिकल नंबर 19 to 22 आता है, जिसमें हम आर्टिकल प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सेट्रा आता है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 to 24 आता है,
जिसमें हम प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज नहीं करवा सकते हैं। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 to 28 आर्टिकल नंबर में आता है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, फ्रीडम एज टू पेमेंट टू टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू आर्टिकल नंबर 29 to 30 आता है, जिसमें हम सांस्कृतिक शोषण का अधिकार, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मिनॉरिटीज़। उसके बाद आर्टिकल नंबर 6 में आता है जैसे कि सार्वजनिक उपचार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेड्स, संवैधानिक उपचार का अधिकार, रिमाइंड्स ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ रिलीजन कॉन्फ्रेंस बाय दिस पार्ट, ये जो कि आर्टिकल नंबर 32 to 35 आता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज ऋषि। मेरा टॉपिक है असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद एक नए युग का आरंभ हुआ जिसे महात्मा गांधी युग के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी इस युग के महान नेता थे। महात्मा गांधी भारत में आने से पहले भारत के राजनीतिक शासन की कमियों के दृष्टिकोण से सतर्क थे। सतर्क होते हुए ब्रिटिश की न्यायप्रियता पर विश्वास रखते थे। इसलिए प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने भारतीय जनता को धन और जन से सहयोग देते हुए कहा कि साम्राज्य को प्राप्त करने का सीधा और सरल मार्ग है कि वह ब्रिटिश के साथ सहयोग करे। गांधी जी की इस अपील पर भारतीय जनता ने जन और धन से ब्रिटिश सरकार का पूरा सहयोग दिया। तत्पश्चात ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की और एक गोल्ड मेडल से सम्मानित किया। परंतु कुछ समय पश्चात गांधी जी तथा जनता को ब्रिटिश की ब्रिटिश की दया भावना को कूटनीयता समझा गया। तत्पश्चात गांधी जी ब्रिटिश के इस प्रकार व्यवहार से बहुत ही क्षुब्ध हुए तथा उन्होंने जनता से कहा कि वह ब्रिटिश से सहयोग की अपील न करते हुए असहयोग का निर्णय लिया। असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण हुए जैसे युद्ध के उपरांत ब्रिटिश सरकार ने भारतीय जनता को यह आश्वासन दिया था कि वह शीघ्र भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करेंगे, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बाद उन्होंने एक अधिनियम पारित कर दिया जिसके पश्चात भारतीय जनता पर अपना दमन चक्र चलाया, जिससे युद्ध में हुए नुकसान को करों समेत भारतीय जनता से वसूल करने लगी। इस जनता में इस प्रकार भुखमरी आ गई। दूसरा रॉलेट एक्ट है। इस रॉलेट एक्ट में सिडनी की अध्यक्षता में अगर एक समिति की बैठक हुई जिसमें भारतीय जनता आंदोलन और गतिविधियों की जांच करने की ब्रिटिश ने अपील की। इसके पश्चात समिति ने इसका जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। इस पंजाब में ब्रिटिश शासन रॉलेट एक्ट के खिलाफ